Hello friends, welcome back to my channel Passionate Seba. So in this video I will discuss some important questions which are related to our competitive exams. इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सीटेट पेपर 2 के कुछ important questions डिस्कस करूंगी और वो जो हमारे सारे questions होंगे वो related होंगे हमारे social studies subject से. So hope you like my video. So please like, share and subscribe my channel @Passionate Seba for more updates. Now move to our first question is question number 1. Read the assertion and reasoning carefully. Basically जो assertion और reasoning है उसमें हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि assertion से ही लिंक हो reasoning, तभी हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी assertion की. So let's get started our with first question is assertion A. In 1916 the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speaking people. Basically assertion A क्या है कि 1 मई 1960 में जो बॉम्बे है वो दो स्टेट्स में डिवाइडेड हुआ था, जहां जो मराठी स्पीकिंग लोग थे और दूसरे थे आपके गुजराती. और उसी का रीजन क्या दे रखा है कि 1966 में ही जो स्टेट है पंजाब वो भी डिवाइडेड हुआ था दो स्टेट्स में, जहां एक तरफ थे पंजाबी स्पीकर्स और दूसरी तरफ थे आपके हरियाणवी स्पीकर्स. तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सेकंड. बोथ ए और आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, क्योंकि असर्शन में किसके डिवीजन की बात हो रही है, बॉम्बे के डिवीजन की, लेकिन उसका जो रीजन है उसमें किसकी बात हो रही है, पंजाब की. सो तो बोथ स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट बट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now move to our second question is Ladakh is also called Little Tibet due to. लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी से या उसकी रिलीजियस सिमिलैरिटी से, उसके सिमिलर क्यूसीन से या उसके लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी से. सो बेसिकली जो लद्दाख है उसमें प्री डोमिनेंट रिलीजन है, दो रिलीजन है जो वहाँ बहुत फेमस है, जिनकी मेजोरिटी भी है, वो है तिब्बतन और बुद्धिज्म. और बाकी जो आपकी अलग अलग रीजन है जैसे वहाँ लद्दाख में मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जो प्री डोमिनेंट रिलीजन है लद्दाख का वो क्या है, तिब्बतन एंड बुद्धिज्म. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी एंड डी. लद्दाख को छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें रिलीजियस सिमिलैरिटी भी है, वहाँ ज्यादातर बुद्धिज्म लोग रहते हैं, लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है, तिब्बतन लैंग्वेज का यूज किया जाता है और वहाँ सिमिलर क्यूसीन से समान वहाँ भोजन है. सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड. Now move to our next question is question number 3. Which of the following ideas was questioned by people from the 7th century onward? जो 7th सेंचुरी के लोग थे उनकी क्या विचारधारा थी? तो बेसिकली जो 7th सेंचुरी के लोग थे वो सोशल प्रिविलेज को ज्यादा रिफर करते थे, बिकॉज द सोशल प्रिविलेज इज रिफर्स टू द अनअर्न्ड एडवांटेजेस और बेनिफिट्स दैट इंडिविजुअल रिसीव बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 कि सोशल प्रिविलेज क्या है, एक अच्छी चीज मानी जाती थी. कहाँ? 17th सेंचुरी में. सामाजिक विशेषाधिकार किसी का भी जन्म का परिणाम है. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. Now move to our next question is question number 4. The atmosphere is a thin layer of air surrounding the earth. What keeps the air to remain around the earth? Basically जो atmosphere है वो एक बहुत पतली परत है किसकी? पृथ्वी की. और पृथ्वी के अंदर जो एयर है वो किस तरीके से अर्थ के अंदर रहती है? So the right option of this question is gravitational force of the earth. पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हमारी लेयर रहती है किसकी? एयर की. Now move to our next question is question number 35. It is assertion and reasoning. Assertion और reasoning में हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जहां हम ये देखते हैं कि जो assertion है वो रिलेटेड होना चाहिए reasoning से. So assertion A. It was during Shahjahan region that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. And the reason? His region witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. Basically जो शाहजहां थे वो एक मुगल एम्परर के किंग थे जिनकी 17th सेंचुरी में एम्पायर था. इनके कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स है जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद, जो इनके रीजन के टाइम पे बनाए गए थे, जो शाहजहां ने बनाए थे. और जो इनका एम्पायर है वो बेसिकली 4 कंट्रीज में स्ट्रेच हुआ हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान. शाहजहां का जो रीजन था वो स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में. शाहजहां ने अपने टाइम में बहुत अच्छी मॉन्यूमेंट्स बनाई थी और बेसिकली जो उनकी मॉन्यूमेंट्स उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी वो उन्होंने आगरा और दिल्ली में करी थी. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. बोथ ए और आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए. Now move to our next question is question number 6. Our solar family consists of the following celestial bodies. हमारा जो सौर परिवार है उसमें खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? So the right option of this question is option number 3. Sun, planet, satellite, asteroids, meteoroid. These are the celestial bodies and खगोलीय पिंड. Now move to our next question is question number 7. Read the statements A and B correctly and choose the correct option of the following. Option A.
is in 1817 James Mill published a history of British India in 3 volumes, and B, in this he divided Indian history into 3 periods, ancient, medieval and modern. So firstly आपको ये पता होना चाहिए कि जेम्स मिल जो है वो कौन थे. जेम्स मिल एक स्कॉटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन और इकोनॉमिक्स थे. इन्होंने बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था. फर्स्ट इज एशियंट जो पुराना है, medieval century, middle century, and the third one is modern century. So the right option of this question is option number 3. A is true but R is false कि बेसिकली जो जेम्स मिल थे उन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की, लेकिन उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया था. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया था बट उन्होंने डिवाइड नहीं किया था. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now move to our next question is question number 8. Railway network is now extensively being built in mountainous area. जो बेसिकली जो रेल मार्ग है आज के टाइम में वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी विस्तृत हो रहा है. उसका मोस्ट सुटेबल रीजन क्या है? सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में हमारी एडवांसमेंट हो रही है, जिसकी वजह से किसी भी पहाड़ी या पर्वतीय एरिया में भी जो रेलवे नेटवर्क है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. Now move to our next question is question number 9, and this is also assertion reasoning. Option number A, in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. ऑप्शन बी, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप आउट. बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 10 मिलियन जो लोग हैं वो मर गए थे वहाँ, और जो 1/3 है पॉपुलेशन वो वहाँ की ख़त्म हो गई थी. ऐसा क्या हुआ था 1770 में. सो बेसिकली 1770 में ग्रेट बंगाल फेमाइन इंसिडेंट हुआ था, जो किसकी वजह से हुआ था? मौसम की खराबी की वजह से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से. 1770 में बंगाल में क्या हुआ था? एक ग्रेट बंगाल फेमाइन इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से 10 मिलियन लोग मर गए थे और आपकी 1/3 जो पॉपुलेशन है बंगाल की वो खत्म हो गई थी. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. बोथ ए और आर ट्रू. Now move to our next question is question number 10. Choose the statements that explain the Ganga Brahmaputra basin in Indian continent. Basically अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जानेंगे. गंगा ब्रह्मपुत्र एक लॉन्गेस्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है जो कवर करती है 5 कंट्रीज को, जिसके आपको नाम याद होने चाहिए: इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चाइना. इन 5 कंट्रीज को कवर करती है कौन सा बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्र, जो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है. सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये लाई करती है कहाँ? उपोषण में. ये क्या है? स्थित है सब ट्रॉपिकल रीजन में. Now move to our next question is question number 11. The book स्त्री पुरुष तुलना was written by which one of the following reformer? जो स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? So the right option of this question is option number 3, ताराबाई शिंदे. ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष नामक पुस्तक लिखी थी जहां उन्होंने बेसिकली फेमिनिज्म के बारे में बताया था, वुमेन राइट्स के बारे में बताया था. और जो आपकी स्त्री पुरुष तुलना है वो एक अर्लीस्ट फेमिनिस्ट लिटरेचर बुक है जो भारत में आई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा. Now move to our next question is question number 12. गेहूं और जौ जैसी उगने वाली फसल निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए. गेहूं और जौ है वो भारत में हमारे किस राज्य से या किस आपकी स्थान से मिले हैं? सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, सुलेमान और किर्थल हिल्स. सुलेमान और किर्थल हिल्स से हमें जौ और गेहूं की फसल मिली है. Now move to our next question is question number 13, and this is assertion reasoning. So assertion A, stereotype prevent people from doing certain things that they are at good. बेसिकली स्टीरियोटाइप थिंकिंग वो थिंकिंग होती है हमारी रूढ़िवादी का सोच. स्टीरियोटाइप थिंकिंग एक फिक्स्ड आइडिया है जहां हम किसी भी पर्सन के जेंडर, रेस, एथनिसिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे उसको जज करते हैं, जैसे आपकी रूढ़िवादी का सोच, जिसको आप ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग भी कह सकते हैं, रूढ़िवादी सोच. तो अब रीजन आर क्या है कि जो स्टीरियोटाइप है वो हमें स्टॉप करता है कि हम किसी भी पर्सन की यूनिक क्वालिटीज और स्किल्स को ना देखें और उसको एक ही पैटर्न पे जज करें. तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बिकॉज स्टीरियोटाइप थिंकिंग, रूढ़िवादी सोच क्या है कि किसी भी पर्सन के ऊपर एक ही पैटर्न से उसको जज करना, ना उसकी यूनिक क्वालिटीज को देखना और ना ही उसकी यूनिक स्किल्स को देखना. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज. हर व्यक्ति की अपनी खुद की क्षमता होती है और उसका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है. So the right option of this question is option number 1. Now move to our next question is question number 14. निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं?
मतलब वायुमंडल एटमॉस्फेयर में बल्क किसका है, किन गैसेस का है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी वायुमंडल में 70% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 इज वैध समाज। बेसिकली आपका वैध समाज एस्टैब्लिश हुआ था मद्रास 1864 में, एंड ऑप्शन नंबर बी ये बेसिकली इंस्पायर था किससे, आर्य समाज से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैध समाज क्या था। वैध समाज एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट था जो कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। और वैध समाज के जो संस्थापक थे वो आपके थे के श्रीधालु नायडू, जिन्होंने 1864 में वैध समाज जो सोसाइटी है उसको एस्टैब्लिश किया था। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 A is true and R is false। जो वैध समाज है वो मद्रास में एस्टैब्लिश हुआ था 1864 में, किसके द्वारा, के श्रीधालु नायडू के द्वारा। और जो वैध समाज है उसने इंस्पायर किया था आर्य समाज को, नो, और उसने इंस्पायर किया था किसे, ब्राह्मण समाज को। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। Now move to our next question is question number 16. The Child Marriage Restraint Act was passed in 1929। बेसिकली जो बाल विवाह जो हमारा अधिनियम है, निषेध अधिनियम है, वो लागू हुआ था 1929 में। और इस एक्ट में कौन सी प्रिस्क्रिप्टिव मैरिज का दिया गया था कि मैन और वुमेन की इस टाइम पे, इस ईयर में शादी होनी चाहिए। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 18 years and 16 years, कि 16 साल की उम्र में किसी महिला का विवाह होना चाहिए और 18 साल की उम्र में पुरुष का विवाह होना चाहिए। तो एक ऑथेंटिक एज थी जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ने पास करी थी 1929 में। और आज के टाइम में जो गर्ल्स की एज है वो है 21 एंड बॉयज की एज है 25 फॉर द मैरिज। Now move to our next question is question number 17। भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। कि अब हमें ये बताना है जो पटसन जूट है उसका उत्पादक इतना क्यों किया जाता है भारत और बांग्लादेश में। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 A, B एंड D। इसमें जो है A, B और D जो है सही उत्तर है कि ये बेसिकली जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। दूसरा, ये उच्च तापमान पर उगाया जाता है। और चौथा और तीसरा आपका कि भारी वर्षा और आर्द्रता की इसको आवश्यकता होती है जूट को। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। Move to our next question is question number 49। टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट एज। जो टॉरिड जोन है अर्थ का वो मैक्सिमम हीट कंज्यूम करता है कहाँ से। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। दोपहर का जो सूर्य है वो ठीक जो है पृथ्वी के सर पे होता है जब आपका टॉरिड जोन होता है। So move to our next question is question number 20। Lines drawn on a globe are known as latitudes and longitudes। आपने देखा होगा कि अर्थ के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है जिसको हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो इन लाइंस का पर्पस क्या होता है, तो इन लाइंस का पर्पस ये होता है बेसिकली इनको क्या करना होता है, लोकेट करना होता है प्लेसेस जो अर्थ पर है, पृथ्वी पर है। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। Now move to our next question is question number 21। Which of the following is not true regarding Hindustan Socialist Republican Association HASRA? Choose the correct option। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि हसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। हसरा बेसिकली एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1928 में एस्टैब्लिश हुई थी 3 लोगों के द्वारा। फर्स्ट इज भगत सिंह, सेकंड इज चंद्रशेखर आजाद एंड थर्ड इज सुखदेव। इन 3 लोगों के द्वारा 1928 में हसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रेम की गई थी। ये बेसिकली इसलिए फ्रेम की गई थी ताकि हम भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से बचा सकें। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 इट वाज फाउंडेड इन 1928 एट अमृतसर इन पंजाब। Move to our next question is question number 22 which is assertion and reasoning। So assertion A, the Mahalwari settlement for revenue collection was introduced by Holt Mackenzie and the reason R is the charge of collecting the revenue and paying to the company was given to the village headman more than zamindar। So the right option of this question is option number 2 both A or are true but R does not explain A। Move to our next question is question number 23। Which of the following statement help in sustainable development with reference to present day resource availability? आपका जो संसाधन उपलब्धता है वो किसके संदर्भ में है, सततपूर्ण पोषणीय विकास के संबंध में है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, C एंड D। संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों का पुनः चक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग से है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 A, C एंड D। Now move to our next question is question number 24। Periyapuram
अ तमिल वर्क इन्फॉर्म अस व्हाट अबाउट। पेरिया पुराणम एक क्या है, एक तमिल एपिक पोयम है जो किसने लिखी है, सेक्युलर ने लिखी है 12th सेंचुरी में। यहाँ बेसिकली पेरिया पुरामन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस की बात करी है कि इंडिया में किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और सोशल इनजस्टिस किया जाता था। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। इस पोयम में किसके बारे में बताया गया है, साधारण पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है, और ये तमिल एपिक पोयम है जो किसने लिखी थी, सेक्युलर ने लिखी थी। Now move to our next question is question number 25. क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बना सकती है? हाँ, सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, उपयोगिता अथवा प्रयोजन। Now move to our next question is question number 56. The prairies are known as granaries of the world. Select the condition that help in production of surplus wheat in this origin. So the right option of this question is option number 2. People are very hardworking here. B and C are correct. Move to our next question is question number 27. The true representative model of our earth is. अर्थ की जो वास्तविकता है उसको निरूपण कौन देता है, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल क्या है अर्थ का, वो है हमारा ग्लोब। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ग्लोब। Now move to our second last question is question number 28, which is assertion and reasoning. Assertion A. Tribes have rich and unique culture traditions including their own language and music. जो ट्राइब्स हैं उनका अपना खुद का एक अलग कल्चर और ट्रेडिशन होता है, उनका अलग अपनी खुद की जो है ज़बान होती है और संगीत भी उनका अलग होता है। और इसका रीज़न क्या है, लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वाटर आर रिगार्डेड एज द वेल्थ फॉर द एंटायर ट्राइब एंड एवरीबडी शेयर्स एंड यूजेस दीज टुगेदर। बेसिकली जो पूरी ट्राइब है वो किस पे डिपेंड रहती है, हवा, पानी और जंगल पे डिपेंड रहती है। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में बेसिकली कितने टाइप्स की ट्राइब्स हैं और इंडिया में जो ट्राइब्स हैं उनको कितने जो है टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली इंडिया में 705 एथनिक ग्रुप्स हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SC। और पूरी इंडिया में हमारी 3 टाइप्स की ट्राइब्स पाई जाती हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल इंडिया, सेकंड इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड थर्ड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ट्राइब्स। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, बोथ A और R ट्रू बट R डज नॉट एक्सप्लेन A। Move to our next question is question number 29. The diseases that spread from one person to another through water, food and air are called. वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लगती हैं, जहां हम किसी बार अगर दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन का पानी पी लें या उसका खाना खा लें तो हमें भी वो बीमारी हो सकती है। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। Now move to our next question is, and it is the last question of my video, is assertion and reasoning question number 60. Assertion A. Dadabhai Naoroji, one of the greatest leader of the Indian National Congress, never become the president of Indian National Congress. Basically जो दादाभाई नारोजी हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और वो आज तक प्रेसिडेंट नहीं बने। एंड इसका रीजन क्या दे रखा है इन्होंने, ही वॉज अ बिजनेसमैन एंड पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंडन। बेसिकली वो एक बिजनेसमैन भी थे जो सेटल हुए थे लंदन में, और वो कुछ टाइम के लिए क्या थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उन्होंने एज अ मेंबर वर्क किया था। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। बेसिकली जो दादाभाई नारोजी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर नहीं थे, वो एक लीडर थे जिन्होंने जो है गांधी जी के साथ उनकी हेल्प करी थी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, और वो एक बिजनेसमैन और पब्लिसिस्ट भी थे, और वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने एज अ मेंबर भी वर्क किया था। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। सो होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो सो प्लीज़ फॉलो पैशनेट सेबा फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई ओन चैनल पैशनेट सेबा।